अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। और खूबसूरत मौसम कराची का। अच्छा, कराची में थोड़ी सी गर्मी कम हुई है, वरना कुछ दिन पहले बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी। अब थोड़ी सी कराची में गर्मी कम हुई है, मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है, मज़ेदार हुआ है कि आप दिन में भी कहीं थोड़ा अगर बाहर जाना चाहें तो थोड़ा जहन बन जाता है कि आप जा सकते हो। और सुबह तो बड़ा खूबसूरत मौसम होता है। आज सैटरडे संडे, कल सैटरडे और आज संडे, दोनों दिन सुबह का मौसम बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब ठंड की आमद है, सर्दी का मौसम आने वाला है। और सर्दी का मौसम किन किन लोगों को पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं, थोड़ी थोड़ी कम वाली सर्दी, क्योंकि ना मुझसे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है, ना मुझसे ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है। दोनों चीज़ों की शिद्दत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ज़्यादा सर्दी हो तो मैं बीमार हो जाती हूँ, ज़्यादा गर्मी हो तो भी बीमार हो जाती हूँ। सर्दी में गुस्सा नहीं आता, गर्मी में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। चले जी, इसी के साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आपने अगर लाइव हमें कॉल करनी है तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर में नंबर आएंगे, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि तज्जियाकार भी हैं और सीईओ यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स डीएचए कराची से उनका ताल्लुक है। सैयद रोशन अली वारसी उनका नाम, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है यानी ठीक ठाक। फर्स्ट क्लास। मौसम की बातें हो रही थी कि मौसम कुछ बेहतर है। वाकई कराची का मौसम पिछले दिनों कुछ ज़्यादा गर्म नहीं था, बहुत शदीद किस्म का। बस अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हो गया मौसम। हाँ, पिछले दिनों बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी। आप अगर कहीं बाहर भी जाने का सोचते थे तो लगता था कि बहुत मुश्किल है बाहर सही जाना। कह रहे हैं। पर अब ये है कि थोड़ा सा बेहतर हो गया है। अच्छा, माशाल्लाह। ये मुझे बताइएगा, थोड़ी सा हम इस पे बात करते हैं कि लोगों को अगर कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है या कहीं घर लेना चाह रहे हैं, कोई फ्लैट से कोई भी XYZ कोई भी चीज़ लेना चाह रहे हैं, पर लोगों को भरोसा नहीं हो पाता क्योंकि अमूमन इस तरह चीट किया जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें नए नए तरीक़ों से चीट किया जाता है। कोई ऐसा तरीका बताएं जो अब मार्केट में इन है कि उस तरीके से लोगों को चीट किया जाता है। अगर कोई बुकिंग करवाने जाता है, कोई अगर नई प्रॉपर्टी ले रहा होता है, तो क्या तरीक़ेकार होते हैं चीट करने के, जो अब मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोगों को उनसे बचना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। अच्छा, जो आज आपने जो टॉपिक जो दिया है ना हमको बात करने के लिए, तो ये तो इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। देखें, ये जो धोखा कहाँ होता है? एतमाद में, भरोसे पे। जहाँ पर ज़्यादा भरोसा होगा तो धोखा भी वहीं होने के चांसेस होते हैं। इंसान फंसता है धोखे में। तो आप देखें, रोड पे चलते हुए इंसान को आप पैसे नहीं देंगे, जहाँ पर आपका भरोसा होगा वहाँ पर जाकर आप उनको पैसे भी दे देंगे। तो सबसे पहले तो आप लालच में ना आए, किसी की बातों में ना आए। और कोई आदमी, अगर आप फर्ज करेंगे कोई प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसकी वैल्यू अगर 1 करोड़ है और कोई आपको अगर बोलता है भाई मेरे को 75 लाख रुपए दे दो, तो आप समझ लें कि इधर कहीं ना कहीं आपको साथ फ्रॉड हो मतलब जाएगा। जो प्रॉपर्टी की जो उस टाइम कीमत है उसी पे अगर मिले तो ठीक है, अगर आपको कम पे मिल रही तो मतलब कुछ ना कुछ फिर गलत हो रहा है। देखिए, कम से मुराद ये कि 19-20 है तो ठीक है। फिर समझ आती है। हाँ, मगर ये कि लोगों को मैं आज सिर्फ ये बात अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ कि लोग किस तरीके से फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि मैं 30 साल से इसी बिजनेस में हूँ, तो मैंने बड़ा ऊंच नीच देखी हुई है। अब वो जो मार्केट में जो चीज़ हो रही है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब लोग एतमाद में जो है ना, वो लोगों को एतमाद में ले लेते हैं। एतमाद इतना हो जाता है कि फिर लोग उस पर भरोसा इस हद तक कर लेते हैं कि उसको पैसे दे के चले जाते हैं। ठीक है। मगर जो बुनियादी गलती है उनकी वो ये है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बुकिंग में ले रहे हैं, उसकी वो चेक, उसकी वो तसल्ली नहीं करते कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है और इसका ऑनर कौन है और बना कौन रहा है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ना, वो 10% बयाना देकर या 15%, 20% दे के पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर वो मालिक बन जाते हैं अच्छा। पूरी बिल्डिंग के, कि भाई हमने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये तो बिल्डिंग हमारी, हमने खरीद ली। अब जो बिल्डिंग ओनर होता है उसने तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो जब जो ये अभी स्टेट एजेंट्स जो होते हैं या बुकिंग एजेंट्स होते हैं या फिर ये जो मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि फिर उसको उसी के ऊपर जो है ना, जैसे फर्ज करें वहाँ पे 10% दिया, यहाँ पे 15%, यहाँ पे 50% पैसे लेकर उसको डिस्काउंट दे देते हैं। अब एक चीज़ है ही 1 करोड़ रुपए की, तो आपने उसको बोला भाई मैं जो है ना 75 लाख रुपए में दूंगा, मगर अभी मुझे पैसे जो है ना वो 65 लाख रुपए चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरीके से होता है।
तो पहली बात तो ये कि आप जब उसको पैसे दे रहे हैं तो ये देखें कि क्या वो मालिक है, अगर एजेंट है तो उसको एजेंट की तरीके से ट्रीट करें। ठीक। आप मालिक से जरूर जाके मिलें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसका है, किसका पहले है? पेपर लें, पेपर पे देखें नाम किसका लिखा है, मालिक का नाम देखें, फिर बोले भाई मैं तो मालिक से मिलूंगा। अच्छा, वो कहते हैं आपको मालिक से क्या मिलना है, जब हमने ले लिया हम मालिक हम ही है, तो वो यहाँ पर आके फ्रॉड हो जाता है। तो आप पहले मालिक से मिलें, जो भी इसका ऑनर है, बिल्डिंग ऑनर है, वहाँ जाएं, उसको बताएं कि सर आपने ये बिल्डिंग को बेची, तो आप विटनेस कर दें एग्रीमेंट के ऊपर। और जब ये तो छोटी अमाउंट है, एफर्ट करें, 10-20 करोड़ रुपए की पेमेंट भी लोग कर देते हैं ना भरोसे के अच्छा। ऊपर, क्योंकि पहले छोटी छोटी पेमेंटें करते हैं। पहले काम कुछ ना कुछ साथ किया हुआ जी होता है, कोई प्रॉपर्टी ली हुई होती है, तो वो एक भरोसा बना हुआ होता है। पहले एक एतमाद में लेते हैं हाँ। कि भाई मैंने एक प्रॉपर्टी आपको दी, उसके ऊपर मैंने आपको ट्रांसफर कर दी, उसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तैयार हुई, आपने उनके नाम पर ट्रांसफर कर दी। अब उसके बाद नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, कहते हैं सर छोड़े, मैं आपको पैसे कमाने ना, ये 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप ऐसा करें मुझे 30 करोड़ रुपए दे दें, मैं आपसे एग्रीमेंट कर लेता हूँ, जैसे पहले आपने कमाए थे 25 लाख रुपए, इसी तरीके से इसमें भी 10-20 करोड़ रुपए कमा लेंगे, आप अभी देते हैं, बस ये कर लें, फिर उसके बाद आपको इतने पैसे नहीं देने। अब वो जो 20-25 करोड़ है या 2 करोड़ है या 5 करोड़ है, उसकी सेफ्टी कोई नहीं देखता। वो सिर्फ लालच में कि पहले मैंने 2 मरतबा इनसे प्रॉपर्टी ली थी, उसके रेट बढ़ गए थे तो मेरे को फायदा हुआ था, तो ये आदमी बहुत अच्छा है, यहाँ इंसान गलती कर जाता है। उसके बाद वही प्रॉपर्टी जो है वो पैसे दे दिए, अब देने के बाद जो लोग क्या करते हैं कि बिल्डर तो अपनी प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग ओनर है वो तो बिल्डिंग तैयार कर रहा है, मगर जिसने खरीदी हुई है, ये क्या करते हैं कि जब बिल्डिंग जब कंप्लीट होने पे आती है बिल्कुल, तो उनको बोलते हैं सर देखो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, सिर्फ बिजली आना बाकी है और कंप्लीशन बाकी है। अच्छा। बाकी पूरी पेमेंट दे दें, पूरी की पूरी पेमेंट ले लेते हैं, सिर्फ 10% जो है वो रोक देते हैं। फिर जो बुकिंग एजेंट जो होते हैं जिन्होंने बिल्डिंग उठाई होती है, वो उसको कंप्लीट नहीं होने देता। अच्छा। क्योंकि कंप्लीट होगी तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर कंप्लीट नहीं होने वो देते। इसलिए नहीं देने देता कि अब फिर क्या होता है कि फिर लोग शोर करते हैं क्या हुआ, बोले सर देखो आपको पता है वो तो डिपार्टमेंट का मामला है, डिपार्टमेंट में आपको मसला है, वो कंप्लीशन अभी हो नहीं रही, जब कंप्लीशन हो जाएगी आपका नाम ट्रांसफर करेंगे। 2-2, 3-3 साल तक बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं, उससे ले लिए पैसे। अब वही बिल्डिंग दिखा के दूसरा नया आदमी आता है उनके ऑफिस में, उसको दिखाते हैं ये बिल्डिंग है ये ले लो, वो फिर उसको भेज देते हैं, चाहे ग्राउंड भेज दिया, फर्स्ट फ्लोर भेज दिया, या दूसरे फ्लोर मतलब एक ही चीज को 2 बार बेच दिया। 2 मरतबा तो छोटी चीज है, 3-3, 4-4 मरतबा भी भेज देते हैं ना। अच्छा। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। फिर ये होती किसकी है वैसे 3-4 बार जब बेचते हैं, ये वैसे मिलती किसको है? फिर किसी को मिलती है या उनमें से भी किसी को नहीं मिलती? देखें, अगर मिलेगी उस सूरत में कि वो आदमी यहाँ से भागे ना, अगर वो आदमी यहीं पर रहेगा तो फिर कुछ ना कुछ उसका हल निकल आएगा। वैसे अमूमन क्या होता है ज्यादातर भाग? देखें होता ये है कि देखें यहाँ पर लोग सिर्फ भरोसे के ऊपर पैसे दे देते हैं। अब मतलब वो बिल्डिंग तैयार हो गई, कंप्लीट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही बिल्डिंग? आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है, मेरी कंप्लीट हो रही है, 2-2, 3-3 महीने के अंदर। डिपार्टमेंट तो डिले नहीं करता, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट तो कंप्लीट नहीं करेगा। अब जो चीटर होते हैं वो उसको कंप्लीट नहीं होने देते, कंप्लीट होगी तो आप भी शोर करोगे भाई मेरा बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, मेरे नाम पे ट्रांसफर करो। बिल्कुल। या फिर वो जो बिजली का इशू है कि बिजली बोलो भाई डिपार्टमेंट के पास जो ना भाई बिजली ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली है लगी नहीं सकती, बिजली आएगी तो हम दे देंगे। अच्छा, फिर इस तरीके से लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इंसान जो है ना कभी भी किसी लालच में आके किसी को पैसे ना दे कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा। आप जब 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ की पेमेंट दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हमारा तरीका कुछ और है, क्योंकि मैं तो 30 साल 30 दिन हूँ, मैं तो समझता हूँ इन चीज़ों को। हम तो पहली बात तो इस तरीके से कोई काम करते नहीं है। हम कहते हैं भाई आपका ये कितने का प्रोजेक्ट है? 30 करोड़ का है, 30 करोड़ पे ले लो, अब 40 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दो। अच्छा, ये तरीका तो हमें पता है क्योंकि हम तो इस चीज़ को समझते हैं, मगर जो अननोन लोग हैं जिनका ये बिजनेस नहीं है वो बेचारे इसमें फंस जाते हैं। अब फंसते किस चीज़ में कि जो लोग ऐसे शातिर लोग होते हैं ना उनको गुस्सा नहीं आता। जब गुस्सा नहीं आता वहीं पे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि खरीदने वाला बहुत सख्त सवाल कर रहा होता है। अच्छा, शातिर लोगों को गुस्सा नहीं आता? एक है बंदा उसको बहुत कम गुस्सा आता है। नहीं, मैं बड़ी अच्छी आपने वैसे आज बात मतलब मैं मेरा कहने का मकसद, मैं समझ रहे हैं आपके जो चालबाज लोग होते हैं तो उनको गुस्सा वैसे भी कम आता है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है ना। अगर उनको गुस्सा आ गया अगर गुस्सा आ गया तो फिर तो वो क्लाइंट ही चला जाएगा। हाँ। तो यहाँ उनको मैं कहता हूँ मुनाफिक। देखिए, जो गुस्सा जिसको आ रहा है तो उसका दिल साफ है,
वो आपसे गुस्सा इसलिए कर रहा है कि वो उसके दिल में कोई बात नहीं है। हाँ, जो है वो मुंह पे है। मुंह पे है। अब ठीक। जिसको गुस्सा नहीं आ रहा उसके बावजूद वो आपको चीजें खिला रहा है, पिज्जा भी खिला रहा है, सब कुछ। केएफसी भी खिला रहा है, उसको हाँ। बिरयानी घर से लाके खिला रहा है, और वो इंप्रेशन ये दे रहा है कि मेरा ये ऑफिस जो है ना इतना जबरदस्त है, हाँ। हालांकि वो ऑफिस उसका किराए का है। मतलब वो अंदर से आपके साथ धोखा कर रहा है और ऊपर वो आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये मुनाफकत है, मुनाफकत भी है और किसी से आपने फायदा भी उठाना है, मतलब दोनों धोखा चीजें अगर देख। इसी सेंस में होता है ना कि आपको पहले सबसे पहले भरोसे में लिया। हाँ। अब भरोसे में कैसे लिया कि मीठी जबान, जबकि मेरी थोड़ी कड़वी जबान है मदद के साथ। तो अपनी फील्ड के अंदर मैं अगर कोई सही है तो सही है, गलत है तो चाहे वो कितने कितना ही मेरे को उससे फायदा हो रहा होगा, मैं हाँ, उसकी पर परवाह नहीं गलत है करता तो हूँ। नहीं, वो गलत है। गलत है तो गलत है। ये नहीं कि ठीक। उसने मुझे टाइम दिया कि 12 बजे जाऊंगा, वो पहुंच गया 12:30 बजे, मैं सबसे पहले तो उसकी क्लास लेता हूँ, भाई तुम लेट क्यों हुए, मेरा दिल साफ है ना भाई, मैं को तुम्हारे लिए तुम्हारा नौकर थोड़ी हूं ना, मैंने तुम्हें कुछ चीट करना है भाई, अब टाइम दिया टाइम पे आओ, क्योंकि मेरा भी टाइम कीमती है। तो मतलब ये मतलब उनको पहले समझाता हूँ भाई देखें, जो टाइम दो उसकी पाबंदी करो। जो आदमी टाइम की पाबंदी नहीं कर सकता वो आगे चल के जो है ना अपना मामला भी सीधे नहीं रख सकता। बिल्कुल, टाइम की मैंने तो कदर लोगों को करनी देखा चाहिए। है कि आप उसको 2-2 घंटे लेट हो गए, जितने चीटिंग करनी है वो उसके बावजूद खड़े होकर वेलकम कर रहे होते हैं, उनकी दावत कर रहे होते हैं। असल में उनका इंटरेस्ट क्या होता है कि यार इसको किसी तरीके से एतमाद में लो, फिर अपने आप को माशरे में ऐसा शो करते हैं कि यार देखो मैं तो इतना शरीफ आदमी हूँ, मैं कब से बैठा हूँ ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ एतमाद में लोग फंस जाते हैं। तो आज मेरा सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि देखें, आप सिर्फ लालच से बचें, और जो आदमी आपको 25 लाख 50 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, क्यों दे रहा है, या 25% का डिस्काउंट क्यों दे रहा है, क्या लालच है, वो सिर्फ मैक्सिमम पैसे आपसे निकलवा रहा है। आपके पास उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसे दिए भरोसे पे दिए, आपके पास उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, फिर वो मालिक से भी आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा कि कल आप कोर्ट में जाकर उसका सहारा कर ले लें, वो भी नहीं होगा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना ऐसा, तो अब प्रूफ मालिक से लेने के आपकी जब लिए, मुलाकात ही नहीं हो, कुछ है ही नहीं, तो फिर आप किस चीज पे बोल मैं तो कहता हूँ जब आप इतना बड़ा कोई काम करें, कोई लीगल एडवाइजर अपने साथ रखें। सकते? जरूर, बिल्कुल। लीगल एडवाइजर को अब लोग क्या करते हैं कि लीगल एडवाइजर की फीस बचाने के लिए वो खुद ही जाके कांटेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ उसकी उसकी शराफत को देखते हुए कि तो बहुत शरीफ आदमी, हमें तो हमारे साथ धोखा करेगा नहीं। तो धोखा तो होता ही वहीं पर है जहाँ पे भरोसा होता है। तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो जब भी अपना कोई काम करें, लेन देन बिल्कुल करें, भरोसा भी करें, मगर लीगल फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करें। लीगल फॉर्मेलिटी के तरीके हैं, जैसे आपने बड़ी अमाउंट दी, आपने एक एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट में फर्ज करें कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट आपने उसके साथ किया जितने बिल्डिंग ओनर से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, वो आपने उससे कर लिया, हाँ। उसकी कॉपी लें। और जो उसने बिल्डिंग ओनर से कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी भी कॉपी लें, और बिल्डिंग ओनर से अपने एग्रीमेंट के अंदर विटनेस करवा लें, तो आप सेफ हो जाएंगे। और फिर वो एग्रीमेंट जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा लें, आप सेफ हो गए। मगर यहाँ तक वो आने नहीं देगा आपको, अरे सर क्या जरूरत है, वहाँ पैसे खर्च होंगे। 20 करोड़ रुपए के लिए अगर फर्ज करें वहाँ पे 2-4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं। 20 करोड़ दाव पे लग जाए, 4 लाख रुपए ना चले जाएं। तो लोगों की भी गलतियां हैं, तो सिर्फ बता। और फिर इसी तरीके से जैसे अपने रिश्तेदार होते हैं, अब रिश्तेदारों में भी यही होता है कि कभी रिश्तेदार को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो पैसों के आपस में लोग करते हैं लेन देन। अब आप देखें उनकी ज़िंदगी भर के लिए दुश्मनियाँ जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि कभी पैसे दिए थे, उस वक्त किसी ने उनको मदद कर दी, अब उसको कोई प्लॉट लेना था तो उसने कहा भाई ठीक है मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, दे दो। अब उसको भी पता है ये प्लॉट मैं भी ले सकता हूँ, मगर उसने भाई की हेल्प कर दी। अब भाई के पैसे जब वो प्लॉट के रेट बढ़ गए, तो अब वो भाई जो पैसे उनको रुला रुला के देता है, साल 2-2 साल में देता है। फिर एक फर्ज करें 50 लाख का प्लाट 2 करोड़ का होता है, तो जितने पैसे दिए होते हैं वो कहता है भाई आपके प्लाट 2 करोड़ का हुआ हो गया, तो मैंने पैसे दिए थे तो मुझे 2 करोड़ दो, जबकि एग्रीमेंट यही है, नहीं बस आपको 50 लाख रुपए देंगे, आपने तो उधार दिए थे। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर रिश्ते आप सही रखना चाहते हैं तो आप लेन देन के वक्त जो है ना सुन्नत तरीका इस्तेमाल करें, लिखत पढ़त करें, और उसके साथ ये कहें कि भाई आप इसके अगेंस्ट में मुझे कोई ना कोई चीज़ दो, या तो उससे गोल्ड की कोई चीज़ ले लें, या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करें। पैसे दे रहे हैं ना, चाहे सगा भाई हो, आप पैसे दे रहे हैं तो आप उसको पहले जो है ना कहें कि भाई इसके अगेंस्ट में मुझे कोई ना कोई सिक्योरिटी के तौर पे कोई पैसे दे दो, तो ये ताल्लुकात ज़िंदगी भर आपके साथ सही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अगर आपने उनका ख्याल नहीं किया तो आप देखें जो रिश्तेदारों में जो जो खराबियाँ पैदा होती हैं वो इसी वजह से होती हैं, थोड़े थोड़े से पैसों के लिए नहीं दिए, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बुनियादी गलतियाँ जो ना भरोसा होती है। भरोसा नहीं करें कारोबार में, लेन देन में, चाहे रिश्तेदारों में हो, बहन भाइयों में हो, या रियल इस्टेट एजेंट से हो, या बुकिंग एजेंट से हो, या
वो अपना जो बुकिंग एजेंट होते हैं या फिर मार्केटिंग एजेंट होते हैं ना, इनके साथ आपको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। लीगल एडवाइजर को जरूर डालें बीच में। देखिए बेफिक्र रहें, कभी भी ऐसा कुछ हुआ मैंने आपसे कांटेक्ट करना है, आपको साथ लेके जाऊंगी हाँ, ताकि कहीं भी मार ना खा सके बंदा। और बहुत मतलब मैं इसीलिए सारी चीज़ें डिटेल में सुन रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ यकीनन धोखा हुआ होगा, फ्रॉड हुआ होगा, जिन लोगों की जमा पूंजी, क्योंकि कोई भी किसी ने भी अगर कहीं भी अपना पैसा लगाया है तो वो कोई 1 साल में और 4 दिन में तो नहीं उसने जमा किया होगा, प्रॉपर उसके पीछे मेहनत होगी। और फिर वो मेहनत जो है वो कोई ना कोई उड़ा ले जाता है, या तो फिर वो बिल्डर भी भाग जाता है, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं फिर इस तरह के केसेस आपके सामने कुछ आए हैं, इस तरह के बहुत है, केसेस एक के थोड़ी है, क्या एक क्या थोड़ी है, इसका एंड क्या होता है, मतलब एक थोड़ी है, बहुत हाँ है। ज्यादातर एंड क्या होता है इन देखें चीज़ों का? एंड क्या है, आप मुझे बताएं एंड इसका क्या है। 4 आदमी को एक चीज बेच दी, अब क्या करेंगे। बल्कि एक साहब तो ऐसे है, उन्होंने पैसे देके वो जाके थाने में बंद हो गए कि भाई मेरे को बंद कर दो, कोई और ना मार दे। ऐसे भी लोग हैं, पहले फ्रॉड कर लिया ओ मेरे अल्लाह, अच्छा तो फिर भागे नहीं जाके फ्रॉड उन्होंने करके, इतने नहीं, हिम्मत वाले। भाग गए ना। हाँ फिर उनको पता है प्रोटेक्शन मिल गई, हाँ मतलब उन्होंने किसी ऐसे केस अपने खिलाफ खुद ही बनवा लिए जाके, थाने में बंद हो गए वो। हाँ फिर इस चीज में क्या कहा जाए ना, मतलब कि एक बंदा कह रहा है मेरे हाथ में पैसे ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, तो उसका देखिए क्या कर लोगे फ्रॉड क्या आप? होता है कि बोलते हैं भाई वो आपकी जरूरत के वक्त वो काम आया, हाँ अब वो कहता है ही नहीं, क्या करूँ, अब बंद करा दूं, एफआईआर कटवा दूं, और क्या है। हाँ वो मारो जहन, मुझे और उसने क्या जहन करोगे? तैयार कर लिया हाँ कि भाई मैंने तो बंद हो जाऊंगा, और क्या होगा। और क्या अब होगा? वो लोग बंद भी नहीं करवाते कि बंद हो गया तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। वो लोग तो उसको और हिफाजत करते, खिलाते पिलाते कि कहीं अंदर ही ना हो जाएगा ये। क्या बात है, मतलब तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हंसी आ रही है जिस बात पे। पर बात ये है कि हम बात सच है। अपने हाथों अपनी जमा पूंजी देते हैं, भरोसा करते हैं, और जो एक प्रॉपर तरीकेकार होता है वो नहीं करते, चंद पैसों की वजह से कि एक्स्ट्रा पैसे ना लग जाए। फिर ये नहीं हम सोचते कि जो इतनी बड़ी हमारा इतना बड़ा अमाउंट है वो हाथ से चला जाएगा, और फिर बाद में सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग ये सारी चीज़ें करके, जो आप कह रहे हो ऐसी सिक्योरिटी सेफ्टी सारी चीज़ें करके भी तो धोखा हो जाता है, फिर क्या करते हैं? नहीं देखें, नहीं होगा धोखा। अब हाँ आप अगर क्लेवर हैं और अल्लाह से मदद मांगेंगे, कभी भी आप फंसेंगे नहीं। आप फंसेंगे लालच में, क्योंकि एक तो आपकी फील्ड नहीं है। लालच तो है ही बुरी बला, देखिए उसका तो आपने खुद ही फैसला कर लिया कि लालच बुरी बला है। लालच तो कभी और बुरी आप करनी मुझे चाहिए। बताएं, लालच जो देगा ना उसको फायदा हो जाएगा, लालच दे, और लालच में जो आएगा उसको नुकसान हो जाएगा। तो लालच इसीलिए कहा गया कि लालच बुरी बला है। तो इसमें और भी 2-3 बहुत से, मतलब इसमें तो इतने तरीके हैं, तरह तरह के, मतलब फ्रॉड ही फ्रॉड इतने हैं कि उसको हम गिनवा नहीं सकते। अब मोटी मोटी सी चीजें मैं रियल एस्टेट में समझा देता हूँ। अब फर्ज करें कि एक बिल्डिंग तैयार है, अब वो बिल्डिंग उसके नाम पर है। उसने कहा देखो ये मेरी बिल्डिंग मेरे नाम पर है, सिर्फ क्या है कि अभी कंप्लीशन इसका रहता है। बिल्डिंग मेरे नाम पर है, कंप्लीशन रहता है और बिजली रहती है। तो बिल्डिंग पूरी तैयार है। अब इसमें एक फ्लोर जो है 10 करोड़ रुपए का है। आप एक काम करो, 90% दे दो और उसने मार्केट चेक करो। उसने कहा भाई मार्केट में चेक किया, उसने बोला भाई मार्केट में तो 10 करोड़ में मिल रहा है। उसने कहा 10 में मिल रहा है, आप 8 करोड़ दे दो, 2 करोड़ कम दे दो। अब सामने वाला बोलता है यार ये तो दो, अभी तो बिजली तो 2-4 दिन में या 1 महीने 2 महीने में आ जाएगी, कंप्लीशन भी हो जाएगा 2-4 महीने में, तो 2 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। वो 8 करोड़ रुपए की चीज जो है ना, उसको कहता है भाई मैं 10% बाद में दूंगा, तो वो 80 लाख रुपए रोक लेता है, बाकी उनको दे देता है पूरे पैसे। 7 करोड़ 20 लाख रुपए जैसे उसने दे दिए, वो क्या 2 करोड़ का फायदा होगा। उनका 2 करोड़ का फायदा जब होगा जब आपको वो चीज मिलेगी। जब मिलेगी नहीं तो वो फिर मिलेगी नहीं 2-3 साल तक, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं करेगा। फिर कोई नया मुर्गा आ गया, सॉरी मुर्गा कह दिया मैंने, कोई नया क्लाइंट आ गया। हाँ मुर्गा ही होगा वो अगर नहीं देसी जुबान में अगर कहा जाए, क्योंकि अब हम बड़ी सादा जुबान यूज करें अच्छा ताकि ना, हमारे देखने वालों को समझ आ जाए, क्योंकि वो उनके लिए तो क्लाइंट नहीं होता ना। क्लाइंट का मतलब ये होता है कि कोई आप किसी को डील कर रहे हो और उसको आप किसी भी क्लाइंट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करके देते हो, तो वो क्लाइंट हुआ। मुर्गा तो वो हुआ जिसको आपने फंसाना है, अपना काम निकाला और बाद में उस बेचारे को पूछना भी नहीं है और उसको देखे कहीं का अब छोड़ना भी इसमें नहीं है। देखे 2 चीजें, वो मुर्गा समझ रहा है हाँ और उसने दाना डाला 2 करोड़ का। हाँ ये लालच में आ गए, ये दाना खाने जा रहे हैं 2 करोड़ रुपए का वहां पर, क्या 2 करोड़ का फायदा, तो ये मुर्गा बन गए। हाँ तो अच्छा यहीं पे नुकसान होता है लालच में। अच्छा फिर वो जो आप 7 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हो, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, 7 करोड़ 20 लाख दे रहे हो, उसकी सेफ्टी आपकी क्या है।
कोई नहीं। अच्छा, सिर्फ ये कि देखें आपने उनके ऑफिस में बैठ के पिज़्ज़ा खाया हुआ है, आपने उनके ऑफिस में बैठ के बिरयानी खाई हुई है, आपने उसके ऑफिस में बैठ के और काफ़ी चीज़ें कुछ खाई हुई हैं, तो और फिर उसने अपनी अच्छाई इतनी बयान की हुई है कि भाई ये बिल्डिंग भी मेरी, ये बिल्डिंग भी मेरी, ये बिल्डिंग भी मेरी, सारी बिल्डिंगें दिखा दी। अब उसके पीछे क्या पस मंज़र है उससे हमने अब आपको नहीं बता सकते ना, क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं। तो बहरहाल वो सब चीज़ें करने के बाद जो है ना, वो लोग भी एकदम ऐसे होते यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये बिल्डिंग भी इसकी, ये बिल्डिंग भी इसकी। मगर उस बिल्डिंग की तहकीकात कोई नहीं कर रहा कि ये बिल्डिंग हकीकत में किसकी है। सिर्फ लोग ये देखते हैं नहीं ये बिल्डिंग भी इसकी है, इतने धड़ल्ले लेते रोड पे खड़े को बोला ये सब पूरी मेरी बिल्डिंग है। तो लोग उसके भरोसे में आके जब ऑफिस में आते हैं, फिर वहाँ ठंडा ठंडा माहौल मिलता है, स्क्रीन में बिल्डिंगों की तस्वीरें चल रही होती हैं, तो फिर वहाँ पर आके फिर उसको चाय पेश की जाती है, कॉफ़ी पेश की जाती है, बिस्किट दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आके इंसान बोलता है नहीं यार इतना बड़ा आदमी हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। तो यहाँ धोखा होता है। पूरा सिस्टम बनाया हुआ पूरा था। वो देखिए, ये सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं हो रही है, ये ज्यादातर ऐसे ही होता है। आप देखें, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, जैसे लोग जो ना 10-10 एकड़ ज़मीनें ले लेते हैं, उसके अंदर उनको बुकिंग एजेंट, वो जो मार्केटिंग वाले हैं उनको बिठा देते हैं, वो इतना खूबसूरत सा ऑफिस बना के बैठ जाते हैं, और वहाँ पे यही होता है कि भाई ठीक है आप हमारा माल जो ना बेचो, कम से कम 2-2 लाख रुपए सबसे लेके दे दो हमें, और इतना अमाउंट आएगा तो इसमें से 10% आपको मिलेगा। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 2-4-6 महीने का, वो 2-4-6 महीने बिल्कुल बुकिंग ऑफिस बना के बैठते हैं। अच्छा, लोग चलते फिरते समझते हैं कि यार ये कोई मालिक है, वो ये बिल्डिंग बना रहा है और 10 लाख रुपए का हमको प्लाट मिलेगा, सिर्फ 2 लाख अभी देने। उस चक्कर के अंदर लोग जा जा के पैसे देते रहते हैं। वो मार्केटिंग कंपनी वालों ने तो एक सर्टेन अमाउंट जमा करना है, और जितना पैसा जमा होगा उस परसेंट उसका वो 10% लेंगे, फिर वो चले जाएंगे। उसके बाद बुकिंग ऑफिस ख़त्म हो जाता है, जितने 2 लाख रुपए दिए हुए होते हैं ना, वो सब घूम रहे होते हैं। तो वो बाद में वो कहते हैं भाई हम आपने किसको पैसे दिए, हमको दिए, वो किधर है, वो कंपनी तो ये है वो है। अब इस तरीके की मतलब फ्रॉड हो बहुत जाते सारी हैं। चीज़ें होती है। तो ठीक है। ये तो आपको भी पता है कि इस तरीके से ही होता है ना। ठीक। बाद में 10 फिर उसके बाद अब धक्के खाते रहे, और अगर कोई बैठ भी गया वहां पर तो वो आपसे मजीद जो उसने कंडीशन जो तय की हुई है कि उससे भाई आपने उसको पैसे मजीद देने, तो वो 2 लाख बचाने के लिए वो देता रहेगा 6-8 साल तक पैसे। ठीक। और एंड में आप क्या समझ रही हैं, वो प्लाट मिलेगा आपको, क्योंकि आपके पास जिससे आपने डील की है वो मालिक ही नहीं है। जब मालिक नहीं है तो वो आप किस कोर्ट में जाएंगे वो पेपर लेकर, कौन आपको इंसाफ देगा। ठीक। तो इंसान जो फंसता है ना, लालच में फंसता है, और वो गरीब लोग मेरे ख्याल में ज्यादा इसका शिकार बन जाते हैं। ठीक। अब तो माशाल्लाह अमीर लोग भी शिकार हो रहे हैं। लोग, वो अमीर लोगों का लेवल अलग है शिकार इस पे होने हम का। बड़ा डिटेल में बात करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लड़कियों का बड़ा मसला होता है, इनके बाल ख़राब हो जाते हैं, इनको अपने बाल सही करने होते हैं, सब कुछ सही करना होता है। बस फैशन जो है वो करते रहना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़िंदा दिल रहें, और ये ना सोचें कि उम्र नहीं है या अब उम्र बीत गई है या ये फ़ैशन हम पे सूट नहीं करेगा या ये हमें करना नहीं चाहिए। अगर आपका दिल जवान है, आप समझते हैं कि आप खुश होते हैं तैयार हो के अच्छे अच्छे फ़ैशन आया हुआ, तो आप करें, अपने लिए करें, दुनिया को दिखाने के लिए ना करें कि कोई क्या कहेगा। अपने लिए सब कुछ कर लें, तो मैं तो अपने लिए सब कुछ करती हूँ। अच्छा जी, मैं अब आपकी तरफ आती हूँ। फ्रॉड पे और सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी बताएं। अब अगर जैसा कि मैं अगर कोई प्रॉपर्टी लेती हूँ तो फिर किस तरह से, अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो किस तरह से पेमेंट करनी चाहिए ताकि आपके पास भी प्रूफ हो कि आपने इसको पेमेंट किया। क्या तरीक़ेकार होना चाहिए उनको, जो लोग अभी अगर कोई डील ऐसी कर रहे हैं, जो फंस चुके हैं, जो कर चुके हैं, उनको तो अब फिर अल्लाह उनका साथ दे, क्योंकि फ्रॉडियों के साथ लड़ना, जंग करना और फ्रॉडिया बनना एक आम आदमी का काम नहीं है। फ्रॉडिया जो है ना, उसके साथ लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लेवल तक हर इंसान नहीं पहुंच नहीं सकता। जा सकता, हाँ। तो अब जो लोग बेचारे नहीं फंसे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो नहीं फंसे उनको हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपनी लालच जो है ना अपने जहन से निकाल दें। इंसान फंसता ही लालच में है। हाँ। कि आपको सिर्फ ये कि मुझे 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा, 10 लाख का फायदा हो जाएगा, 50 लाख का फायदा हो जाएगा, तो वो लाल, आप देखें जो मार्केट प्राइस क्या है,
मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर तो देखे ना, आपको पता है गोल्ड का रेट जो ना 1,40,000 है। हाँ। कोई आदमी आपको 1 लाख में क्यों देगा? क्यों देगा, बिल्कुल अगर वो ऐसे ही है। दे रहा तो या तो वो गोल्ड खराब होगा या फिर वो कोई और वजह होगी। तो भाई देखे मार्केट में बेचेगा वही चीज उसको जो ना 1,40,000 की चीज 1,35,000 में तो बिकी जाएगी ना। तो वो आपको 1 लाख क्यों दे रहा है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी है, अगर फर्ज करें कि 10 करोड़ की है तो वो 8 करोड़ में क्यों दे रहा है? ये 10 करोड़ की चीज है तो मार्केट में जाके किसी को भी 9.5 करोड़ में बेचेगा, बिक जाएगी। वो जब कंप्लीट होगी ट्रांसफर का, ये एक थोड़ा सा फ्रॉड का एक तरीका कार है कि जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलेगा भाई पूरे पैसे लो, हमारे नाम पे ट्रांसफर करो। अब वो कहता भाई ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकता क्योंकि अभी वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। हालांकि बिल्डिंग कंप्लीट है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा काम रहता है। वो चाहे तो वो काम को कंप्लीट करके और डिपार्टमेंट से उसकी कंप्लीशन करवा दे और बिजली लगवा दे तो उसके नाम पे कर दे। मगर जब नीयत खराब होती है तो वो ट्रांसफर नहीं, वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि वो एक जगह तो सेल नहीं करनी होती ना, बहुत लोगों पे करनी होती है। है। दूसरा तरीका ये होता है कि बिल्डिंग फर्ज करेंगे तैयार भी हो गई, आपने देखा ये तो बिल्कुल तैयार है बिल्डिंग, तो वो कहता है भाई देखें बिल्डिंग तैयार है, मेरे नाम पर है। अब वो बैंक से पूरी बिल्डिंग मॉर्गेज कर ली। अब बैंक से मॉर्गेज हो गई, पैसे उसको मिल गए। हाँ। अब आपको दिखा रहे हैं कि ये बिल्डिंग है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा काम रहता है, ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको नाम पर। फिर आपसे पैसे ले लिए, 2-3 से और पैसे ले लिए, किसी को फ्लोर बेच दिया, किसी को ग्राउंड बेच दिया और किसी को अपार्टमेंट सेल कर दिया। तो वो एक तरीके कार है करते रहते। अब सिर्फ आप जितने लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं वो सिर्फ फंसते उस चक्कर में कि यार बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो हमारे नाम पे ट्रांसफर होगा। अब बिल्डिंग कंप्लीट क्यों नहीं हो रही 2-3 साल से, ये एक सवालिया ये निशान है। सोचने वाली बात है ना। तो ये लोगों को पता नहीं है। आज मैं आपके तवज्जुह से ये जो बात बताना चाह रहा हूँ, तो जितने लोग सुन रहे हैं वो अपनी इन चीज़ों को ज़रा ज़हनशीन कर लें कि आप सिर्फ लालच में ना जाएं कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी। जब इतने बड़े पैसे दे रहे हैं तो उसको बोला भाई जब कंप्लीट होगी उसको 10 लाख भी ना दे, क्योंकि वो मालिक नहीं है। और उसकी कोशिश ये होगी कि आपको दिखाएगा कि मैं 2 करोड़ का फायदा दे रहा हूँ, 50 लाख का फायदा दे रहा हूँ, 1 करोड़ का फायदा दे रहा हूँ, मगर इतनी पेमेंट चाहिए। और वो ये नहीं कहेगा मेरी है, मैंने उसने कहा हमने ये चीज़ किसी को सेल की हुई है, अब उनको मैं इतनी पेमेंट दूंगा, डाउन पेमेंट इतनी करूंगा तो वो आपके नाम पे करेंगे। हाँ ये कर सकता हूँ कि मैं आपको इसमें इतना डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। तो लोग बोलते हैं यार इतना अच्छा आदमी है, खा पी भी रहे हैं और इतना अच्छा ऑफिस है और AC भी सही चल रहे हैं और इतना खूबसूरत है। अब उनको ये नहीं पता ये ऑफिस किराए का है, उसका घर किराए का है, गाड़ी मॉर्गेज है। ये सब चीज़ें कोई तहकीकात नहीं करते, सिर्फ उसकी ज़बान की अच्छाई कि ये गुस्सा भी नहीं करता है, हम लेट भी आते हैं तब भी हमको वेलकम करता है। तो यहाँ पर इंसान जो है धोखे का शिकार हो जाता है। और जब अगर आपने कोई पेमेंट करनी है, कोई फ्रेश बुकिंग करनी है, तो पहले तो आप मालिक से जाके मिलें कि ये बिल्डिंग का ऑनर है कौन। उसको बोलो पेपर दिखाएं, पेपर में लिखा होता है कि इसका ऑनर ये है। अब वो ऑनर तक नहीं लेके जाएगा कि नहीं हमने तुमसे कांटेक्ट कर लिया। भाई ऑनर को तो नहीं पता कि आपने कांटेक्ट जो किया हुआ है ये किसके साथ इतने किया और कितने लोगों के साथ किया है। तो यहाँ पर अगर जो तो लोग ऑनर भी नहीं कहता कि ये जो सेल कर रहे हो आप मुझे उनसे मिलवाओ, इस तरह से ऑनर भी नहीं कैसे करता। कह सकता है? ऑनर ने पूरी बिल्डिंग आपको सेल कर दी, आपने 10% एग्रीमेंट कर लिया हमारे साथ, 15% 20% का कर लिया, अब आप मालिक हैं, आप सेल कर सकते हो, आपके पास ये अथॉरिटी है, आप बेच कर सकते हो। अब यहीं पे तो शिकार हो जाता है वो, क्योंकि यहाँ तो अब हमें हमारे साथ तो उनकी एक टर्म कंडीशन तय हो गई कि ये हमको इंस्टॉलमेंट में इस तरीके से पेमेंट देंगे, तो वो तो पेमेंट दे रहा है। अब मगर हमें जो पेमेंट दे रहा है उससे पहले लोगों से ज़्यादा पेमेंट इसलिए ले रहा है कि भाई देखिए मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, मुझे इतने देते हैं। और एक एक चीज़ 10-10 आदमी को बेचे, तो यहाँ तो ऑनर तो जाके उससे नहीं पूछेगा आप कितने लोगों को सेल कर रहे हैं। ये गुब्बारा जब फटता है जब ट्रांसफ़र का वक्त आता है। फिर हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बोलता है नहीं बिल्डिंग का काम रोक दो, कंप्लीट नहीं करो, थोड़ा सा मैं खुद करा लूँगा। मैं अब मिसाल दे रहा हूँ मैं अपने ऊपर रखकर, मतलब ऐसा होता है वहाँ पर। मतलब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर तो उसको लोगों को देना पड़ेगा, फिर वो एक की जगह 4-4 आदमी आ जाएंगे कि भाई ये तो हमारी बिल्डिंग हमारे हवाले करो, या हमारा जो अपार्टमेंट है हमारे हवाले करो, ऑफिस हमारे हवाले करो, या हमारा जो शॉप्स है वो हमारे हवाले करो, शोरूम हमारे हवाले करो। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए उसको कंप्लीट ही नहीं करता है। तो जो लोग सुन रहे हैं वो समझ लें कि जब भी कोई चीज़ बुकिंग करने जाएं तो सबसे पहले तो उससे बोलो भाई मैं मालिक से मिलूंगा, चाहे आपको आधी कीमत में प्रॉपर्टी मिल रही है। बोले इसका ऑनर कौन है इस बिल्डिंग का, ऑनर से मिलें, पेपर देखें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद जब तसल्ली हो जाए हाँ भाई ये ऑनर है, ऑनर से बोले भाई ये आपके अकाउंट में हम पे ऑर्डर देंगे, चेक देंगे, आप उससे डायरेक्ट एग्रीमेंट कर लें। जब आप उनके अकाउंट में पैसे चले गए, उससे एग्रीमेंट कर लिया, अब आप सेफ हो इसलिए हो गए कि कल अगर कोई किसी वजह से भी कोई अगर आपके साथ चीट करता है तो आप कोर्ट में चले जाएंगे, तो कोर्ट आपको इंसाफ दे देगी।
मगर आपके पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपको उसमें इंसाफ मिल सके कोर्ट से। कोर्ट जो है सबसे पहले देखती है कि भाई आपने कहाँ गलती की है। अगर आपने गलती नहीं की, आपका लीगल डॉक्यूमेंट सही है, फौरन आपको स्टे मिल जाएगा। वो बिल्डिंग जितने की अरबों की भी है, आपका एक 50 लाख 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट भी जो है ना पूरी बिल्डिंग उसकी रोक देगा, अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है। इसीलिए ऑनर जो है ना कोशिश करता है कि किसी के साथ एग्रीमेंट डायरेक्ट ना करे। ये इसलिए बता रहा हूँ कि लोग डील ही ना करें। अगर आप समझें कि कितनी लोग आपको 50% का भी दे रहे हैं कि भाई 1 करोड़ का अपार्टमेंट है 50 लाख में दे रहा हूँ, नहीं लें। सेफ्टी क्या है, मालिक से एग्रीमेंट करा दें, ले लें भाई, आप पूरे ले लें, 90 लाख रुपए ले लें, मगर मालिक से एग्रीमेंट करना है, वो नहीं कराएगा, वो 50 लाख में दे देगा कि एग्रीमेंट ना हो जाए। यहीं पे फ्रॉड होता है। सही बात है। अगर हम किसी ब्रांड की कॉपी लेते हैं तो यकीन करो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो ड्रेस सिलवाने के बाद पता चलती है कि लोकल ही होता है, कॉपी कॉपी ही होती है। तो इसलिए हर चीज़ में थोड़ा सा देख के फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि अंधा भरोसा जो है, या अपनी टाइम की बचत, या अपने आप को कि यार इधर जाना होगा उधर जाना होगा, वेरीफाई करना होगा, ये करना होगा, उसके लिए थक जाएंगे। क्योंकि अब ये भी चीज़ें हैं ना, हम लोगों में हम जो है आराम पसंद ज़्यादा हो चुके हैं, हमसे ज़्यादा काम नहीं होता, और हम कोशिश करते चले ये काम अगर कोई और कर देता है तो ज़्यादा ठीक है, फिर वहीं जाके कहीं ना कहीं नुकसान होते हैं। और कहने का मकसद ये है कि ये सारे फ्रॉड और ये सारी चीज़ें जब तक ज़िंदगी चल रही है, ये चलती रहेंगी ये चीज़ें इसी तरह। पर बात यह है कि अगर हम सब ये समझ जाएं कि एक दिन हमें यहाँ से वापस जाना है, और एक एक फ्रॉड का जवाब देना है, क्योंकि ज़िंदगी में तो जो हुआ वो हुआ, पर वहाँ जाके अल्लाह के किसी बंदे को भी आपने तकलीफ़ दी है तो उसका तो आपको जवाब देना है, और उस टाइम आपने अकेले जवाब देना है। क्योंकि जब आप चोरी कर रहे होते हो तो पूरे घर वालों के लिए सुकून और आसाइशें ख़रीद रहे होते हो, पर जब आप कब्र में जवाब दोगे अपने रब को तो वो आप अकेले दोगे, क्योंकि उसमें आपके घर वालों का कोई किरदार नहीं है, वो सारी चीज़ें करने में आपका किरदार है। अब हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और जो है अब इस तरफ फिर से हम आते हैं और बात शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब ये फ्रॉड पे तो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब और ये भी बात हो गई कि पेमेंट अगर इस तरह से थे तो बचत हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है, ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ फ्रॉड ही हो रहा है, या हमारे शहर कराची में सिर्फ फ्रॉड हो रहा है, सारे फ्रॉड ही है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, ये नहीं है। अच्छा, फिर बात ये है कि जो अच्छे लोग प्रॉपर तरीके से काम करने वाले लोग हैं वो इन लोगों की वजह से बड़ा सफ़र करते हैं, और उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि बात यह है कि आप जब 2-4 फ्रॉडी लोगों की स्टोरियाँ सुनते हैं ना, फिर एक कोई रियल बंदा भी होता है तो उस पर भी शक आता है शायद ये भी ऐसा कुछ कर रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये तो हो गए फ्रॉड पे सारी चीज़ें। अब प्रॉपर तरीके से अगर कोई काम कर रहा है तो उसका कैसे पता चलेगा हाँ ये तरीक़ेकार इसका सही है, ये बिल्कुल काम जो है ये ओके काम है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है? वो क्या तरीक़ेकार होता है अगर आप बुकिंग करवाते हैं? ये तो बुकिंग समझ आ गई। जो फ्रॉड ये होते हैं वो एक बुकिंग 4-4 लोगों को और पेमेंट ले लेते हैं, फिर वो बिल्डिंग आपको देते नहीं है, वो सालों उस पर लग जाता है सारी चीज़ें। अब जो प्रॉपर काम करने वाले हैं उनका क्या तरीक़ेकार होता है काम करने का? देखें, वो पता चल जाता है मार्केट में, उनकी रेपुटेशन होती है। जैसे मैं हूँ, हाँ। अब मैं अपनी बिल्डिंग भी मुझे बनवानी होती है तो मैं किसी अच्छे आर्किटेक्ट से बिल्डिंग बनवाता हूँ। अच्छा। अच्छा, फिर मैं कभी कभार वो उनसे बुकिंग भी ले लेता हूँ। अच्छा, जब मैं बुकिंग लेता हूँ उनको पैसे देता हूँ तो वो प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट करते हैं खुद अपने नाम से, मैं उनको पैसे दे रहा होता हूँ। कभी कभार तो ये होता है, इतना हमारा भरोसा है कि वो मेरे नाम पे पूरा प्लॉट कर देते हैं, और मगर वो अपने लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मैं भी इसी तरीके से लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। मतलब इस किस्म के काफ़ी लोग हैं जो सही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब फ्रॉड है। मैं चंद लोगों की बात कर रहा हूँ कि चंद लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि ये फ्रॉड करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। बाकी मेरा ख्याल है कि 80-90% लोग जो है ना सही हैं, जो कि सही काम करते हैं।
और उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर लोग जो है ना 10% का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि जब मार्केट में कोई चीज़ लेने निकलते हैं, अब वो देखते हैं, पहले मार्केट का सर्वे करते हैं, तो मार्केट में चीज़ें जो जो रेट चल रहे होते हैं उससे कम में जो दे रहा होगा वहाँ वो फंस जाते हैं वो, और फिर उसके अखलाक में भी फंस जाते हैं, और फिर उसका ऑफिस से भी इम्प्रेशन उसको मिलता है कि ये भी बहुत अच्छा आदमी, इनका ऑफिस भी इतना ज़बरदस्त है, फिर वो उनकी खिदमत भी करते हैं खिलाने पिलाने में, तो बस इंसान वहाँ फंसता है ना एतमाद के अंदर। और जो लोग सही काम करते हैं वो लीगल तरीके से काम करते हैं, जैसे मैं जिनके साथ काम करता हूँ तो वो प्रॉपर मेरे साथ एग्रीमेंट करते हैं, अब खुद मालिक हैं, उनके साथ एग्रीमेंट है, मैं उनको चेक के थ्रू कैश के थ्रू पेमेंट करता हूँ, मेरा कोई क्लाइंट होता है वो भी उनके नाम पे पेमेंट करके एग्रीमेंट करता है, उनके दिल में चोर नहीं है कि उनको भागना नहीं है, तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तो मेरा ख्याल में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको पहले चेक करें मार्केट में कौन लोग सही है, उनके साथ काम करें हम, और उसका पता चल जाता है मार्केट में। सिर्फ लोग जो है ना वो देखते हैं यार ये थोड़ा महंगा है, दायरे जो सही आदमी होगा वो अपनी प्राइस थोड़ी कम करेगा, प्राइस वही कम करेगा कि जितने भागना होगा। अब आपको नहीं पता कब भाग जाए, कौन भाग जाए, तो ये पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें बड़ा संभल के काम करने की ज़रूरत है। और सिर्फ जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, सिर्फ लालच में जो लोग को आते हैं ना बस वही फंसते हैं। कोई भी किसी किस्म का भी कोई चीज़ बता देंगे कि भाई आप ये चीज़ इतने की है, मार्केट में चेक कर लो, आप मार्केट में चेक करें वाकई वो चीज़ उससे उतने की है, आपको वो कम दे रहे हैं, तो आप सोचो आप कम में क्यों दे रहा है, वो आपका कौन है जो आपको कम में दे रहा है। बस यहाँ पे इंसान फंसता है लालच के अंदर। अच्छा, अब मार्केट कैसी है, अभी ये स्टेट का काम कैसा जा रहा है, अभी जो हालात हैं कराची पाकिस्तान के, जो अब हालात हैं, अब काम के बारे में आप क्या कहेंगे कि देखो किस वो तरह तो से? एक अलग टॉपिक था ना, अभी ये आपने जो बात की है कि अब मार्केट, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना मार्केट इस वक्त रुकी इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस वगैरह जो लगाए हुए हैं ना, तो उसमें प्लस ये कि इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, जो बैंक रेट जो है वो तकरीबन इंटरेस्ट रेट वो 15-16% हो गया है, तो 15% तकरीबन हो गया, तो 15% जब इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग फिर पैसा जो है ना वो रियल इस्टेट में या कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करते, फिर बैंक में डाल देते हैं, तो उसमें फिर बिजली के बिलों से भी बच जाएंगे, लेबर की तनख्वाह देने से भी बच जाएंगे, अपनी मशीनरी चलती है उससे बच जाएंगे, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आजकल बड़ा मसला है। तो गवर्नमेंट जब तक स्टेबल नहीं होगी, जब तक मेरा ख्याल है कि अभी ये कारोबारी हालत बेहतर नहीं होंगे, और अल्लाह करेगा हो जाएंगे, क्योंकि देखें एक वक्त आएगा कभी ना कभी तो मुल्क के हालात सही होंगे ना, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह से ज़रूर उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह एक दिन हालात हमारे सही होंगे, मगर इंशाल्लाह। फ़िलहाल बहुत परेशान है लोग, कारोबारी तबका बहुत परेशान है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जाहिर है उनके कारोबार बंद हो गया तो कारोबार से जुड़े जितने लोग थे वो बेरोज़गार हो गए, जिसकी वजह से घरों में रोज़गार ख़त्म हो गया है। अब उनको जो उनकी सैलरी आ रही थी, जब लोगों ने जॉब से निकाल दिया सैलरी भी नहीं आ रही, घर में जाओ तो बिजली का बिल इतना आता है कि वो एक अलग परेशानी। तो लोग अभी बता नहीं रहे, लोगों के अंदर लावा पक रहा है, लोग परेशान हैं, लोग अभी बता नहीं सकते, कोई अपनी परेशानी बता नहीं रहा, बस अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने वादा किया है कि भाई मैं रिस्क दूंगा, यकीन माने अल्लाह ही चला रहा है, वरना इस मुल्क की हालत इस वक्त ख़राब है। अच्छा, अच्छा, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को, कोई मशवरा देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, कोई भी बात करना चाहें? मैं चाहता हूँ कि जो सगे बहन भाई हैं या जो उनके बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो सगे बहन भाई समझ लें, अगर उनको ज़िंदगी भर अपने रिश्ते कायम रखने हैं तो वो कभी भी अपनी लेन देन करते वक्त सुन्नत तरीका ज़रूर इस्तेमाल करें। सुन्नत तरीका ये नहीं है कि आपने सिर्फ लिख लिया, उस पे आपको आगे चल के जब रेट बढ़ जाते हैं या कोई बेईमान हो जाता है या उसकी बीवी कहती है कि नहीं ये तो हमारा है, बहुत से मसले होते हैं, तो उसमें सुन्नत तरीका ये जितने अमाउंट दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में उससे कोई चीज़ ले लें। अब उसकी हैसियत के हिसाब से आप दे रहे हैं 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उसकी बीवी से बोलें अपना जेवर मेरे पास रखवा दें, जब पैसे वापस कर देंगे हम आपको वापस कर देंगे, एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी उसकी ज़रूरत है, आप उसे बोलें भाई ये प्रॉपर्टी वक्ती तौर पे हमारे पास रखवा दें, जब ये पैसे वापस, इसमें कभी भी खराबी पैदा नहीं होगी, खराबी सिर्फ पैदा उस सूरत में होगी कि आपने उनसे कुछ लिया नहीं, आपका काम उसका काम निकल गया। अब जब पैसे लेंगे तो कोई अपने कारोबार में से पैसे निकालता नहीं है, उसके पैसे से आपने 50 लाख का फ्लैट लिया था, अब वो फ्लैट हो गया 1.5 करोड़ का, अब मार्केट चेक की तो 2 करोड़ रुपए की है, तो वो कह रहा भाई जब मैं बेचूंगा मैं दे दूंगा, भाई बेचूंगा तूने तो 50 लाख इनके पैसों से 1.5 करोड़ तो बना लिए, बेच जा, उनको हिस्सेदार डाल दे उसके अंदर, नहीं,
यहाँ पर फिर जो मसले पैदा होते हैं, क्योंकि फिर बीवियाँ बीच में आ जाती हैं, वो बोलती हैं नहीं ये तो आपने उधार लिए थे, उधार दे देना जब पैसे आएंगे, वो देते ही नहीं है, और दे भी देंगे तो फिर 50 लाख देंगे। तो बेसिकली जिसने 50 लाख दिए थे उसका नुकसान हुआ है, जी। उसका 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है ना। तो ये अगर इन चीज़ों से अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पैसे दें, या वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है उस प्रॉपर्टी में अपना भी नाम डलवाएं, ठीक। या उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ लें। ये मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं ना जाइएगा, अभी हम लेंगे एक ब्रेक और वापस आते हैं ब्रेक के बाद।